हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th का चैप्टर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। देखिए, इस चैप्टर में वुमेन कास्ट के बारे में बताया गया है और इनके सुधार के बारे में। देखिए, कभी ऐसा सोचा है कि चिल्ड्रन किस तरह रहा करते करते थे 200 साल पहले। और मिडिल क्लास की लड़कियां हैं वो अभी उस जो अभी स्कूल भी जाती हैं और अपनी पढ़ाई करती हैं बॉयज़ के साथ भी। जो मतलब लड़कियां हैं वो अब अभी की कंडीशन में पढ़ाई करती हैं, स्कूल जाती हैं। क्या 200 साल पहले ऐसी कंडीशन थी? अ, उसके बाद स्कूल ख़त्म होने के बाद कई सारी लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जाती हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद, पीजी के बाद वो जॉब भी करती हैं और वो शादी भी कर सकती हैं अपनी मन पसंद से, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। यहाँ तक कि विडो हैं वो भी रीमे दोबारा से शादी कर सकती हैं। सारी महिलाएं और सारे मेन मतलब सारी महिलाएं और सारे पुरुष भी वोट डाल सकते हैं और इलेक्शन में भी खड़ी हो सकती हैं महिलाएं, जैसे नॉर्मली पुरुष होते हैं। हालांकि ये कुछ कुछ महिलाओं को ये मतलब जो पुअर हैं, गरीब लोग हैं, उन तक एजुकेशन व्यक्ति हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। और कुछ कुछ अभी भी फैमिली हैं जहाँ पर महिलाएं जो अपने हस्बैंड को मतलब अपनी मनपसंद से शादी नहीं कर सकती हैं। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में बताया गया है कि महिलाओं के बारे में, उनकी कास्ट महिलाएं और कास्ट और उनकी क्या क्या राइट्स थे 200 साल पहले, क्या क्या कर सकती थी वो। 200 साल पहले जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही अलग थी। ज़्यादातर बच्चों की शादी जो है वो कम उम्र में ही करवा दी जाती थी। चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। और यहाँ तक कि एक से ज़्यादा शादी करने का भी पहले रिवाज था। और एक और नया सिस्टम था कि विडो को, मतलब जिसके पति की डेथ हो जाती है, उसको भी साथ में मतलब ऐसा कहा जाता था कि भैया अपने पति के साथ भी आपको मतलब अपने आप को जान से मार लो। मतलब उसको उसको सती कहा जाता था। इसका मतलब होता है वर्चुअस वूमेन। इसका मतलब वर्चुअस वूमेन मतलब कि भैया आप एक गुणवान वाइफ हो, एक बिल्कुल पवित्र महिला हो। और ये इसको फोर्स भी किया जाता था। महिलाओं के पास राइट भी नहीं थे प्रॉपर्टी को लेकर। और ज़्यादातर महिलाओं को तो बिल्कुल एजुकेशन का भी एक्सेस नहीं था, मतलब उन्हें पढ़ाई से भी वंचित रखा जाता था। और कई सारी जगहों में लोगों का ऐसा बिलीफ था, यदि महिलाएं पढ़ जाएंगी, मतलब ज़्यादा अगर वो पढ़ाई लिखाई करेंगी तो वो विडो हो जाएंगी। मतलब कितना अंधविश्वास था पहले कि भैया अगर पढ़ लोगी तो आपके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। जो डिफरेंस बिटवीन है वो मैन और वूमेन, मतलब पुरुष और महिलाओं में तो था ही, साथ ही मतलब रिलीजियस में भी था, जिसमें से रिलीजियस मतलब हिंदू हिंदू धर्म, कास्टिज्म में का डिवाइड था। जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, उनको कंसिडर किया जाता जाता था कि वो अपर कास्ट से हैं। और बाकी के जो हैं मनी लेंडर एंड ट्रेडर हैं, उन्हें वैश्य कहा जाता था। और बाकी के जो और इसके अलावा और जो चौथी जो कास्ट है वो है जो पीजेंट है, किसान है, आर्टिस्ट है, जो पॉटर हैं, जो घड़े वगैरह बनाते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। जो कि ये अ, सबसे लोवेस्ट होती थी, जो गाँव की साफ़ सफाई रखती थी। और इन्हें अपर कास्ट मतलब ऐसा कंसिडर करती थी कि ये लोग बहुत पॉल्यूटिंग पॉल्यूटिंग कास्ट है। और इनको अपर कास्ट मतलब जो लोअर कास्ट है, इनको काफ़ी अनटचेबल मानती थी। मतलब उस टाइम पर छुआछूत बहुत ज़्यादा होती थी। और जो नीचे की कास्ट है वो मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते थे। और जहाँ से अपर कास्ट के लोग पानी निकालते थे, उस वेल को मतलब उस कुएँ को यूज़ भी नहीं कर सकते थे। और ना ही उस जो तालाब होता है उस तालाब में नहा भी नहीं सकते थे लोअर कास्ट के लोग। जिस तालाब में अपर कास्ट के लोग जब उसको यूज़ करते थे, किसी भी प्रकार के ना नहा सकते थे, ना कपड़े धो सकते थे, कुछ अपने मतलब लोअर कास्ट के लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। और बहुत ही अनटचेबिलिटी थी उस टाइम पर। बट 19th और 20th सेंचुरी में ये इसका धीरे 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 काफ़ी बदलाव आने शुरू हुए। तो जिसके बारे में हम
आगे देखेंगे। अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ बदलाव आए हैं, सामाजिक बदलाव आए हैं और न्यू कैरेक्टर डेवलप्ड हुआ है इससे। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि उस टाइम पर कम्युनिकेशन का एक नया माध्यम सामने आया है, जो कि पहली बार शुरुआत हुई थी बुक्स छपाई की, न्यूज़पेपर की, मैगज़ीन्स की, लीफ़लेट्स की, पैम्पलेट्स की, प्रिंटेड, मतलब इनकी पहली बार शुरुआत ही हुई थी इनकी छपाई की। ये जो बुक हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये काफ़ी सस्ते होते थे मैन्युस्क्रिप्ट से कंपेयर करें। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, ये ऑलरेडी 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये जो बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर होती हैं, ये सामान्यतः मतलब बहुत ईज़िली ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाती थी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकते थे न्यूज़पेपर के बारे में, मैगज़ीन्स के बारे में और अपनी जो भी पैम्पलेट होते हैं उन सब के बारे में। और कई सारे लोग, मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट, मतलब अपने थॉट्स भी लिख सकते थे, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस भी कर सकते थे अपनी अ, भाषा में भी। मतलब जिस एरिया में, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो अपना नॉर्थ का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे गुजरात का हो, अपनी लोकल भाषा में भी अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते थे। ज़्यादातर जो इशू हैं वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल होते थे, जिसमें से डिबेट होती थी, डिस्कशन करते थे कि भई ये समाज में बदलाव लाने कैसे लाने। इनमें ज़्यादातर पुरुष होते थे, कभी कभी महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। और यही जो डिस्कशन है, ये कभी कभी बड़े स्तर पर पहुंच जाता था और एक सोशल मूवमेंट, और ये जो मुद्दे हैं ये हमेशा किसी न किसी प्रकार से सोशल चेंज से या सोशल बदलाव से, सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए रहते थे। मतलब समाज में किस प्रकार का बदलाव करना है, अगर समाज को कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ये मुद्दे उन ही पॉइंट से जुड़े हुए रहते थे। और इस प्रकार की जो डिबेट हैं वो ज़्यादातर इंडियन रिफॉर्मर, मतलब जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, ऐसे ही व्यक्ति ज़्यादातर करते थे। और एक रिफॉर्मर का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने स्थापना की थी ब्रह्मो सभा की, जिसको बाद में हम ब्रह्मो समाज के नाम से जानते हैं। और ये सभा जो है, ये कलकत्ता में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके साथ एक रिफॉर्मर हैं, हम राम मोहन रॉय, मतलब इन्हीं का जो राम मोहन रॉय हैं, उनका ऐसा मानना था कि सोसाइटी में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। मतलब हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। अगर नए जीवन की शुरुआत करनी है, अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मतलब हमें एक नए वे, ज़िंदगी को नए वे में जीना चाहिए। जो पुरानी रीति रिवाज हैं, पुराने कस्टम हैं, पुराने कल्चर हैं, उनको छोड़कर, मतलब उनको त्याग कर एक नए जीवन में आगे बढ़ना है। राजा राम मोहन रॉय जो हैं, उनका ऐसा मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको भी आना चाहिए। मतलब यहाँ पे इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को भी आना चाहिए, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और उनका जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट था कि महिलाओं के प्रति ग्रेट फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं को आज़ादी दिलवाने की और उनकी समानता के बारे में बात करते थे। जो राइट्स पुरुष के पास हैं, वो महिलाओं के पास भी हों। और ज़्यादातर वो ज़्यादातर लिखा करते थे कि वो अ, महिलाएं ज़्यादा डोमेस्टिक वर्क ही करती हैं। उनका जो जीवन है, घर से लेकर किचन तक, किचन से घर तक ही समाप्त हो जाता है। और महिलाओं को नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड, मतलब उस टाइम पर उन्हें, महिलाओं को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, ना ही उन्हें बाहर 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 जाने दिया जाता था। ये एक फ़ोटो दी हुई है राजा राम मोहन रॉय की, जिसको 1833 में पेंट किया गया था। चेंजिंग द लिव्स ऑफ विडो, मतलब राजा राम मोहन राय ने जो कदम उठाए थे विडो को लेकर, उनमें क्या क्या बदलाव आए और कैसे आए। देखिए, राजा राम मोहन रॉय ने ये नोटिस करा कि जो विडो का जीवन होता है, विधवा का जीवन होता है, वो बहुत ही टफ होता है। और उन्होंने इसके खिलाफ इसकी शुरुआत भी की, मतलब जो सती सिस्टम है, इसके खिलाफ एक कैंपेन भी चलाया है, मतलब इसको रोकने के लिए। राजा राम मोहन रॉय जो हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें संस्कृत का नॉलेज था, पर्शियन का नॉलेज था, और अदर सेवरल अदर इंडियंस एंड यूरोपियन लैंग्वेज, मतलब उन्हें इंडिया की कई सारी भाषाएं आती थी और यूरोपियन की कई सारी भाषाएं आती थी। और जो भी उनके डाउट्स होते हैं, जो भी उनके जो अपने विचार हैं, वो हमेशा
लिखकर वो शो करते थे कि जो विडो मतलब सती प्रथा है, जो मतलब महिलाओं को जलाने का है, वो किसी भी एशियन टेक्स्ट में मतलब पुराने ग्रंथों में कहीं नहीं दिया है। और ब्रिटिश जो हैं वो ब्रिटिश अंग्रेज़ लोग भी हैं, वो क्रिटिसाइज़ किया करते थे इंडिया का जो ट्रेडिशनल कस्टम है, जैसे सती सिस्टम है, इसको ब्रिटिश भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया करते थे। और भी सारे कस्टम्स हैं, ब्रिटिश कई सारे कस्टम्स को भी क्रिटिसाइज़ किया करते थे। अंग्रेज़ राजा राम मोहन रॉय की बात भी माना करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उन्होंने फोर्स करा अंग्रेज़ों से भी कि इसको बैन लगाना है। और फाइनली 1823 में सदी सिस्टम पर बैन कम्प्लीटली लगा दिया गया। राजा राम मोहन रॉय ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मतलब जो जिस प्रकार से मतलब किस प्रकार से जो इंडिया के कस्टम है उनको चुनौती दे सकते हैं या उनको बंद करवा सकते हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्मर हैं, उन्होंने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई। जब भी वो किसी ऐसी प्रैक्टिस को देखते थे जो कि समाज के रूप में हानिकारक है, तो वो ग्रंथों को ग्रंथों को पढ़ते थे जो कि एशियन ग्रंथ थे, और उन ग्रंथों के सपोर्ट से ऐसा क्लेम करते थे कि यहाँ तो ऐसी कहीं बात लिखी नहीं है जो उस टाइम पे जो चलती थी, जो और सजेस्ट किया करते थे कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये अर्ली ट्रेडिशन जो भी प्रथा होती है उसको बंद करवाने की पूरी प्रैक्टिस किया करते थे। मतलब इंडिया के क्या-क्या कस्टम्स थे, क्या-क्या कल्चर थे, उसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, हुक स्विंग फेस्टिवल। मतलब ये एक फेस्टिवल ऐसा है कि जहाँ पे इंसान अपने शरीर की मतलब एक तराजू के रूप में बड़ा-सा तराजू बनाया जाता था। तो एक तरफ एक एक व्यक्ति को टाँगा जाता था, उसकी खाल पर मतलब उसकी खाल पर एक हुक लगा दिया जाता था, और दूसरे की मतलब शरीर पर मतलब अंदर से पिन चुबाकर उसकी खाल पर निकाल के दूसरी तरफ कर दिया जाता था, और हुक स्विंग इस तरह करते थे। जब उन्होंने देखा अंग्रेज़ों ने, तो इसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा था कि मतलब कुछ भी प्रथा है, मतलब बहुत अजीबो-गरीब प्रथा है। ये बताया गया है कि हुक स्विंग फेस्टिवल है एक, जिसको मतलब एक तरफ ये व्यक्ति है और एक तरफ ये व्यक्ति, मतलब कुछ भी प्रथा थी अजीबो-गरीब। और एक और सती सिस्टम के बारे में दिया हुआ है कि सती सिस्टम का क्या सिस्टम था, कैसा था। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे पेम्पलेट लिखे, बहुत सारे अपने आइडियाज़ लिखे, जो पुराने ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनके खिलाफ। एडवोकेट ऑफ सती, एडवोकेट मतलब होता है कि एडवोकेट ऑफ सती मतलब होता है जो सती सिस्टम पर सपोर्ट में थे कि भाई सती सिस्टम होना चाहिए। उनका ऐसा मानना था, जो भी व्यक्ति सती सिस्टम को सपोर्ट करते थे, कि भैया महिलाएं जो हैं वो थोड़ी सी मतलब समझदार नहीं होती, उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आता, अनट्रस्टवर्दी मतलब भरोसा नहीं कर सकते उन पर, और उनको अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल मर जाना चाहिए। वो जलते टाइम बीच में भाग नहीं जाएं, इसीलिए उन्हें महिलाओं को मतलब बांध कर जलाया जाता था। मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी कि महिलाएं भाग ना जाएं, तो इसलिए उनको अपने हस्बैंड के साथ बांध दिया जाता था कि लकड़ी से, फिर उनको जलाया जाता था। मतलब बहुत तो गलत बात थी। अपोनेंट ऑफ सती, कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो अपोनेंट करते थे, मतलब इसके खिलाफ थे। उनका ऐसा मानना था कि भैया ये जो कैपेसिटी है कि महिलाएं को समझ में नहीं आती, या महिलाएं बेवकूफ़ हैं, आप कैसे कह सकते हो कि उनमें अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी है। अगर उनको ऐसे इक्वलिटी नापनी है, तो पहले उन्हें पढ़ाई का मौका दो, मतलब पहले उन्हें भी पढ़ाओ, उसके बाद ये सा जजमेंट करो। मतलब क्योंकि महिलाओं को पढ़ाने ही नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ाई के राइट्स ही नहीं, तो फिर कैसे कह सकते हो कि भैया वो बेवकूफ़ हैं या उन्हें समझ में नहीं आता। तो कुछ ऐसे सपोर्ट मतलब सती सिस्टम को बैन लगाने के लिए करते थे। मतलब कुछ लोग अपोनेंट ऑफ सती मतलब इसके खिलाफ थे सती सिस्टम के, कि भैया ये कैसे कह सकते हो कि वो लोग बेवकूफ़ हैं, इन्फीरियर हैं, कि उनको भी जलना ही चाहिए। मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी कि बांध कर ही जलाया जाता था।
और राजा राम मोहन राय की तरह भी एक और ऐसे रिफॉर्मर हैं जिनका नाम है ईश्वर चंद विद्यासागर। उन्होंने भी विडो के खिलाफ, मतलब विधवा के खिलाफ बहुत सारे कुछ काम करे हैं। उन्होंने एशियन टेक्स्ट का सहारा लिया है कि मतलब भैया कैसे क्या हो सकता है अच्छे से अच्छा इनके लिए। उन्होंने ब्रिटिश को सजेस्ट करा कि अ, विडो को, मतलब विडो रीमैरिज के लिए, और ये 1856 में इसको परमिट भी कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि भैया विडो जो हैं वो दोबारा से शादी भी कर सकती हैं। तो मतलब ईश्वर चंद विद्यासागर की मतलब मेहनत से, उनकी सपोर्ट से ये यहाँ तक पहुँची थी बात, कंडीशन 1856 में कि इसको परमिट कर दिया गया। उसके बाद कई सारे लोग जो हैं इनके इनके इनका बाइकआउट करने लगे, मतलब इन्हीं के खिलाफ हो गए कि भैया आपने सही नहीं करा ये। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी में ही क्या हुआ कि ये मूवमेंट है ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे फैल गया कि भैया यहाँ पे विडो रीमैरिज के खिलाफ जो इन्होंने पहल की थी वो धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया। फैलते फैलते मतलब साउथ तक भी पहुँच गई। तेलुगु स्पीकिंग एरिया जिसको तमिलनाडु के नाम से जानते थे, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसीज थी, मतलब जो मद्रास प्रांत थे, वहाँ पर भी एक ऐसे व्यक्ति थे वीरा सलिंगम पंटुल्लू, मतलब ये इस नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने भी विडो मतलब सती प्रथा के खिलाफ थे और विडो रीमैरिज के सपोर्ट में थे कि भई विधवाओं को दोबारा से शादी करने दी जाए। और ऐसे ही थे ऐसे व्यक्ति जो कि बॉम्बे में थे, जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने भी आर्य समाज की स्थापना की। सपोर्ट ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, मतलब ये भी सती सिस्टम के, मतलब सती प्रथा के खिलाफ थे और विडो रीमैरिज के सपोर्ट में थे, मतलब भैया उनको शादी करने दी जाए। अ, ये रहे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। बट इसके बावजूद भी ऐसा होता था, जो विडो रीमैरिज, मतलब जो महिलाएं हैं जो विडो हो गई हैं वो दोबारा से शादी कर पाएँ, इसकी जो नंबर था बहुत बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही कम संख्या में महिलाएं शादी करती थी। ऐसा इसलिए, मतलब ऐसा एकदम से सोसाइटी में चेंज नहीं आता यदि कोई नया लॉ आता है, क्योंकि सोसाइटी के लोग इसको, बहुत कम लोग इसको एक्सेप्ट करते थे, ज़्यादातर अपोजिशन में ही रहते थे। तो कोई भी नया नियम आता है तो कुछ बदलाव होते हैं, उसमें कुछ टाइम लगता है कम्प्लीटली। गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ से सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।